गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th विषय सामाजिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल, जिसका चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास, जो कि समकालीन भारत भाग 2 है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी कॉपी है उसका पिन पेज यानी कि बीचों बीच में इसके भाग 2 कर देना। एक तो हो जाएगी सामाजिक फर्स्ट का और एक ये हो जाएगा भूगोल का पार्ट, है ना। तो पिन पेज से ही स्टार्ट कर देना। चैप्टर का नाम लिखना है, डेट लगानी है और यहाँ ऊपर लिख देना भूगोल। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधन। प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसा पदार्थ अथवा तत्व जो कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो जितने भी मनुष्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है ना। अब इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अपन स्कूल से घर पहुंचने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे रिक्शा, पाठ्यपुस्तक का उपयोग हम अध्ययन करने के लिए करते हैं। और इसी प्रकार जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे क्या है? उपयोगी हैं। क्या है ये? उपयोगी। और वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। क्या बनाती है? संसाधन। और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान भी करती हैं। ठीक है ना। ये सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखा संसाधन क्या क्या होते हैं। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले, पर्यावरण जो हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, वो पर्यावरण होता है। परि प्लस आवरण, परि यानी चारों ओर जो आवरण छाया हुआ है, वो जो हमारे आसपास जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसा पदार्थ अथवा तत्व जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो, वो संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल। कोयले से अपन कई कारखाने, ट्रेन वगैरह चलती है पेट्रोल से। इस प्रकार अपन देखते हैं पेट्रोल के आज किस प्रकार चारों तरफ पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, इस प्रकार चीज़ें हो रही है। तो इसका मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। उसी प्रकार अपन देखते हैं जल है ना, विद्युत, रिक्शा, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तकें, ये इस प्रकार ये मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये संसाधन कहलाते हैं। आपको पता चला ना संसाधन। अब देखिए संसाधन जो अपन देखते हैं कि संसाधन के प्रकार है ना। तो संसाधन के जो प्रकार है वो निम्न प्रकार से है। तो संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व, विकास के स्तर पर आधारित निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। मानव स्वयं संसाधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य क्या है? एक संसाधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर उनका उपयोग भी करता है। तो मानव क्या है? स्वयं एक संसाधन है। मानव भी क्या है? वो खुद एक संसाधन है। तो उसको पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें मिलती है, जितनी भी जो वस्तुएं मिलती है, वो उसका उपभोग करता है और उस
वस्तुओं का उपभोग करते हुए उसका मूल्य भी चुकाता है, वो मूल्य भी देता है उसका। तो मनुष्य क्या हो गया, खुद एक संसाधन हो गया, ठीक है ना। और उन वस्तुओं का संसाधन के रूप में परिवर्तित करके वो उसको उपयोग करता है। संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर कितना हो गया, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव से पता चल गया कि सजीवता हो उसमें, और अजैव, अ लगते ही जिसमें सजीवता नहीं है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो जैव से अपन लगा सकते हैं सजीव, सजीव जिसमें जीव हो, और अजैव से निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। अब जैव संसाधन में देखें, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। किससे होती है, जीवों से होती है, जो सांस ले सकता है, चल सकता है ना। तो इस प्रकार ये जैव संसाधन मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, ये चीज़ें होती है, जिसमें वनस्पति पेड़ पौधे, है ना, और पशु और मनुष्य, ये जैव संसाधन हो गए, ठीक है ना। अब देखिए अजैव संसाधन, मैंने अभी बताया था अजैव, जो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है। ये संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से, किससे, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। किससे बने, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताया गया चट्टानें व धातुएं, जितने भी जो चट्टानें हैं, धातुएं हैं, वो निर्जीव है। चट्टान एक जगह रहती है, पहाड़ पर्वत, और उसमें से निकलने वाले धातुएं मूल्यवान, है ना, वो अजैव। अब देखिए समाप्यता के आधार पर कुछ समाप्त होती है और कुछ समाप्त नहीं होती, उसमें नवीनीकरण हो जाते, एक नई मिल जाती है हमें। तो ये भी दो प्रकार की होगी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है ना। तो देखो हमने उत्पत्ति का आधार पर देखा था जैव संसाधन और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर देखे थे वो भी दो है, नवीकरणीय और नवीकरणीय। ये संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा यानी कि वापस बनाया जा सकता है। भौतिक या रासायनिक संसाधनों या प्रक्रियाओं द्वारा या यंत्रों द्वारा उनको वापस बनाया जा सकता है। ये समस्त संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इनको पुनः क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। कौन से, नवीकरणीय को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें हो गई सौर ऊर्जा ना, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, किससे, सूर्य से। और फिर है पवन ऊर्जा यानी कि हवा, जहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पवन, ये मशीनें लगाई जाती है, पवन चक्की लगाई जाती है, जिससे बिके भी कई यंत्र चलाए जा सकते हैं, बिजली पैदा की जा सकती है। जल और वन, है ना, ये भी आ सकते हैं इसमें। और कृषि, फिर है अनवीकरणीय यानी कि इन संसाधनों के बनने में बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम लगता है, इनमें बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है ना। जो खनिज और जीवाश्म इसके उदाहरण हैं। जीवाश्म कई वर्षों तक पड़े रहते हैं और खनिज बनने में भी बहुत टाइम लगता है।
ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते। जब इनका उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, तो ये संसाधन वापस नहीं बन सकते। तो ये अपन और देख सकते हैं कि जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यानी कि ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाएंगे, इनका वापस अपन उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। अपन इनका उपयोग वापस नहीं कर पाते हैं, जिसमें अपन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, आदि ले सकते हैं अपन, है ना। तो नवीकरण में क्या हो गया? नवीकरण में ये संसाधन जो रासायनिक प्रक्रियाओं, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाए जा सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, कृषि इत्यादि। और अनवीकरण, तो इन संसाधनों के बनने में बहुत लंबा समय लगता है और ये खनिज और जीवाश्म इसके उदाहरण हैं। और ये संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद ही खत्म हो जाते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि, यूरेनियम गैस वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी दो होते हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के हो गए, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन जो कि ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। व्यक्तिगत यानी कि खुद का, निजी ने स्वयं का, खुद का, है ना। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर भी 2 हो गए, जय और अजय, और समाप्य के आधार पर भी 2 हो गए, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये व्यक्तिगत जो होते हैं, कुछ किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है और कुछ जो कि वो उस भूमि के कार्य करने पर लगान चुकाते हैं। और शहरों में लोग भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे भूमि, घर, बाग, चरागाह, तालाब और कुआं। काफ़ी जो लोग भूमि स्वयं की होती है, घर भी होता है, बाग भी स्वयं को होता है, सार्वजनिक भी होता है, लेकिन कहीं कहीं खुद का भी होता है, चरागाह होता है, तालाब भी होता है जिसमें मछली पालन वगैरह करते हैं, कुएँ भी स्वयं के भी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं वो, है ना। अब देखिए सामुदायिक में देखिए सामुदायिक यानी सभी का। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं, समुदाय के रूप में होते हैं। जैसे शमशान भूमि, शमशान की जो भूमि होती है वो सभी उपयोग करते हैं। तालाब, अब देखो तालाब व्यक्तिगत में भी बताया गया है और किसी में बताया गया है। अब तालाब में ज़्यादातर समुदाय के रूप में आते हैं। चरवाहा यानी कि चारण भूमि, जहाँ पशु चराए जाते हैं। जहाँ स्वयं के हो सकते हैं और सार्वजनिक हो सकते हैं। खेल के मैदान, पिकनिक स्थल, ये इस प्रकार ये सामुदायिक होते हैं, है ना। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन,
जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व हो, देश की सरकार ही इसके मालिक हो, देश की सरकार को अधिकार हैं, देश की सरकार को अधिकार हैं कि वो व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। जो व्यक्तिगत संसाधन हैं, जैसे मान लो किसी की खेत में मान लो सोना चांदी निकला है ना, और वो उसका खेत है, लेकिन जो ही सोना चांदी निकला या पेट्रोल निकला या प्राकृतिक गैस निकली, तो उस पर सरकार अपना अधिकार कर सकती है, उस एरिया को वो घेर सकती है, उस जगह को वो घेर सकती है और वहाँ पर सरकार का कब्जा हो जाता है। जैसे अब देखिए आगे इसमें सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज, जल संसाधन, ये सभी जो संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है। सड़कें हैं, ग्रामीण देखो, शहरी देखो, जिले स्तर पर देखो, संभाग स्तर पर देखो, और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। नहरें भी होती हैं, रेल लाइनें भी होती हैं, खनिज तेल, जल संसाधन इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है ना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे, उस पार महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। तट रेखा जो होती है ना, तट जो समुद्री तट रेखा होती है, उससे 200 समुद्री मील की दूरी से परे, उस पार महासागर जो होते हैं, समुद्र होता है, वहाँ पर जो संसाधन होते हैं वहाँ पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, वहाँ पर हर प्रकार से आप अपना कार्य कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 पे, विकास के स्तर के आधार पर संभावी यानी कि संभावना, ये 4 प्रकार का हो गई। ये भी संभावी, विकसित, भंडार, संचित, कोष। अब संभावी नाम से पता चल रहा है ये संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जा गया है। संभावना तो रहती है लेकिन इसका उपयोग ढंग से नहीं कर पाते। संभावी में क्या होता है, वे संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, हमें पता है कि ये चीज़ है, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसका हमें नॉलेज नहीं हो पाता। जैसे देखिए, जैसे भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान और गुजरात, 2 स्टेट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की गांधीधाम, है ना। तो यहाँ देखें अपन, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, और पवन ऊर्जा, हवाएं बहुत चलती हैं यहाँ, पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है, परंतु सही रूप में उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो ये संभाव्य संसाधन है जो गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संसाधन तो बहुत है, बहुत संभावना है, लेकिन इसका सही उपयोग, सही जानकारी अपन इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। विकसित संसाधन, ये संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और उनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, तो वो विकसित संसाधन कहे जाते हैं। कि उनकी मात्रा और गुणवत्ता कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है और कितनी मात्रा में ये यहाँ पे उपलब्ध है, तो उनकी जांच पड़ताल करके ही किया जाता है। जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, इनका सर्वेक्षण किया जाता है,
सर्वेक्षण के बाद एक इसकी क्वालिटी कैसी है और उसके बाद कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाना है वो देखा जाता है। सबसे पहले तो इनका सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा, इन चीज़ों को देखकर ये प्रयोग किया जाता है। किसका? विकसित संसाधन का, है ना। संभाव्य का तो पता चल गया आपको। अब है भंडार, नाम से पता चल रहा है। पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर हैं। प्रौद्योगिकी के अभाव में, प्रौद्योगिकी के अभाव में क्या होता है कि सही ढंग से इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये ऊर्जा की गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत के रूप में इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि सही टेक्निकल जो चीज़ें का अभाव होने से ये पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा क्या है? अब भूतापीय ऊर्जा क्या है कि अपन देखते हैं कि ताप यानी गर्मी, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से, भूमि पृथ्वी से प्राप्त होती है, पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, ये पृथ्वी से प्राप्त होती है, तो ये भूतापीय ऊर्जा कहलाती हैं। और इसमें क्या होता है कि भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ ही तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है, और इस तापमान ऊर्जा से भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है, जिससे ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के प्रयोग में की जाती है। किसके उपयोग में? शक्ति उत्पादन, लाइट वगैरह, है ना। फिर देखिए जल। अब देखिए उदाहरण, जल दो ज्वलनशील गैसों H2 और O2, H2 और O2, ये क्या है? ये यौगिक हैं। जल के दो ज्वलनशील गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? जल के यौगिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि H2 + O2 के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखा। और भूतापीय ऊर्जा किसका उदाहरण है? भंडार का। अब देखिए संचित कोष। संचित कोष में देखिए ये भंडार का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? संचित, यानी कि कलेक्ट या संग्रह, जिसे तकनीकी ज्ञान द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। किसके द्वारा? टेक्निकल ज्ञान के द्वारा। परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया है। इनका उपयोग भंडार में आवश्यकता पूरी करने के लिए, आवश्यकता पूरी करने के लिए हो सकता है। जैसे बांधों में बांध बनाकर जल को इकट्ठा करना और फिर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, और वनों की कम से कम कटाई हो। तो इस प्रकार संचित कोष किया जा सकता है। अब संसाधनों का विकास। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हुई। कौन कौन सी समस्या पैदा हुई देखिए, इम्पोर्टेंट है। कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास हुआ है। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों के हाथ में नहीं आए या नहीं मिले। इसे समाज में दो वर्ग में ये बढ़ गए, एक तो गरीब और अमीर वर्ग में बढ़ गए। जिनको संसाधन हाथ पाए तो उसने अंधाधुंध कार्य किया और
इसका उसका दोहन किया और गरीब जो मजदूर बन के रह गया। संसाधनों के शोषण से ओजोन परत में छेद हुए, भूमि का निम्नीकरण हुआ, क्योंकि उसमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगे तो वो भूमि निम्न हो जाएगी, उपयोगी नहीं हो पाएगी। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, भूमंडलीय तापन हुआ और इस तापन से बाढ़ वगैरह आना, गर्मी का तेज होना, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। और पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से होता है, क्योंकि अपन पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो अपन इसके दोषी खुद ही होंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और अच्छी तरह से कार्य करना है। ठीक है, भूगोल की कॉपी में करना, भूगोल पिन पेज से कॉपी बनाना है, इसको अच्छी तरह से लिखना है और जब क्वेश्चन प्रेषित हो आपके सामने तो इसको पढ़ कर के ढंग से उत्तर देना है, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना। थैंक यू।